जय गुरु जी, राधे राधे। एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत है, राजस्थान हाई कोर्ट से निखिल सोनी सर। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। व्हाट आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज? जैसे हम आम तौर पर संपत्ति देखते हैं, कोई प्लॉट है, कोई शॉप है, खाली ज़मीन है, फ्लैट है, वो जिस तरीके की प्रॉपर्टी होती है, ये भी उसी तरीके की एक प्रॉपर्टी है। आपके पास मैंने सुना है कि 5000 ट्रेडमार्क्स है। हाँ, हमारे पास में हम अभी 5000 से ऊपर ट्रेडमार्क्स को कैटर कर रहे हैं। पेटेंट क्या होता है? जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण जुड़ा रहता है और उनसे उत्पन्न होने वाली किसी एक ऐसी अवस्था को या उत्पाद को जब हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं तो हम उसको पेटेंट रजिस्ट्रेशन कहते हैं। बालाजी टेलीफिल्म्स है, वो एक ट्रेडमार्क है। कोई और भी ब्रांड उठ के बालाजी टेलीफिल्म्स बना? बिल्कुल नहीं बना सकता। ट्रेडमार्क एक्ट में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल लागू नहीं होता है। उनके कोई डुप्लीकेट अगर बेच रहा है, फर्स्ट कॉपी बेच रहा है, तो उसको भी कंपनी रोक सकती है। ये तो आपका और मेरा बनाया हुआ एक टर्म है कि फर्स्ट कॉपी। फर्स्ट कॉपी का मतलब ये हो गया कि नियरली रिजेंबलिंग है ये। अगर किसी को ट्रेडमार्क कराना हो तो उसका क्या प्रोसेस है? ट्रेडमार्क कराने के लिए आप खुद भी ट्रेडमार्क आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क की कंट्रोलर ऑफ ट्रेडमार्क्स की वेबसाइट बनी हुई है। अगर जैसे मैंने जूडियो के नाम से FMCG प्रोडक्ट खोल दिया तो वो आपको चाहे तो वो आपका प्रोडक्ट, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वहाँ पे रोक सकते हैं। मल्होत्रा की कॉपी तो बनती ही है। हाँ, तो जैसे आपने बोला कि फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, तो वो कॉपी न की जाए उसके लिए उनको डिजाइन एक्ट में रजिस्टर किया जाता है। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? जहाँ पे किसी भी तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर करने की जगह हमारे पास में नहीं है। आज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने हर सेक्टर को कैप्चर कर लिया है, तो इसको इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में किस तरीके से यूज अभी तक पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री ने AI इन्वेंटर को इजाजत नहीं दी है। बहुत सारे लोग अपने ब्रांड के पीछे TM लगाते हैं, C लगाते हैं, R लगाते हैं। TM लगाने का मतलब है कि हमने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर रखा है, तो हम अपने ब्रांड पे TM लिखना शुरू कर देते हैं। जब हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है और रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क हमें रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो हम उसके ऊपर R विदिन द सर्किल लिखना शुरू कर देते हैं। और यदि हम कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो हम सर्किल में C लिखना शुरू कर देते हैं। कोई भी सेलिब्रिटी है, उसका नाम ट्रेडमार्क हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सेलिब्रिटी का नाम, जैसे शाहरुख खान साहब का नाम रजिस्टर्ड है। जय गुरु जी, राधे राधे। एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत है, उनको अपने फील्ड में 21 साल का अनुभव है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो आज हमारे साथ है राजस्थान हाई कोर्ट से निखिल सोनी सर, जो आज की तारीख में उनके पास लाइव 5000 ट्रेडमार्क्स हैं। हाँ जी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, बहुत तो बहुत आपकी सबसे धन्यवाद। पहली उपलब्धि से ही शुरुआत करते हैं कि आपके पास मैंने सुना है कि 5000 ट्रेडमार्क्स हैं जिनको आप हैंडल करते हाँ, हैं। हमारे पास में हम अभी 5000 से ऊपर ट्रेडमार्क्स को कैटर कर रहे हैं और हमारे पास X नंबर में पेटेंट्स और डिजाइन्स भी एप्लीकेशन है जिनको काउंट अभी हमने नहीं किया होगा। तो ट्रेडमार्क आपके पास 5000 है? हाँ, ट्रेडमार्क हम मोर देन 5000 मेंटेन कर रहे हैं। आपने पेटेंट में कुछ किया? हाँ, पेटेंट में भी किए हैं। पेटेंट के एक्सपर्ट हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, वो पेटेंट ड्राफ्ट करते हैं, वही पेटेंट डिजाइन करते हैं, उन्हीं के थ्रू होता है वो सब। व्हाट आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को समझने से पहले अपन ये समझें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो नामकरण किया गया है, जिसको हिंदी में बौद्धिक संपदा कहते हैं, वो क्यों किया गया। जैसे हम आम तौर पर संपत्ति देखते हैं, कोई प्लॉट है, कोई शॉप है, खाली ज़मीन है, फ्लैट है, वो जिस तरीके की प्रॉपर्टी होती है, ये भी उसी तरीके की एक प्रॉपर्टी है। लेकिन इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक संपदा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मस्तिष्क से उपज होने वाली सोच के ऊपर निर्भर करती है और इनको छू नहीं सकते हम। जैसे आपके पास में कोई एक आइडिया है या कोई एक मशीन बनाने का विचार आपके मन में आ रहा है, लेकिन हम उसको विचार को छू नहीं सकते,
हम ठीक उसको है। टच नहीं कर सकते, इसलिए उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक संपदाएं कहा जाता है। भारत में आमतौर पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 4 तरह की बताई गई हैं: ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट और डिजाइन। अब जब हम आगे जिस तरीके से बात करते जाएंगे तो इन सब के बारे में हम और चर्चा करेंगे। तो मतलब जो आप बोल रहे हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 4 तरीके की होती है, एक तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स और डिजाइन्स। डिजाइन्स पेटेंट से शुरू करते हैं। हाँ, पेटेंट क्या होता है? साइंटिफिक इनोवेशंस जब सामने आते हैं, यानी कि जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण जुड़ा रहता है और उनसे उत्पन्न होने वाली किसी एक ऐसी अवस्था को या उत्पाद को जब हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं तो हम उसको पेटेंट रजिस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे आपने इंजन बनाया, या जिस कैमरे से हमारी शूटिंग हो रही है आपने कैमरा डिजाइन किया, या आपने कोई पंप सेट डिजाइन किया, या आपने कोई ऐसी मशीन बनाई जो कि चिकित्सीय क्षेत्र में काम में ली जा सकती हो, जिसमें साइंटिफिक इनोवेशन इन्वॉल्व होने चाहिए, एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग वो होना चाहिए। अगर वो चीज सामने आती है तो हम उसको पेटेंट लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से मतलब ये हुआ कोई नया आविष्कार किया आपने बेसिकली। हाँ, साइंटिफिक इनोवेशन उसमें होना जरूरी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग होना जरूरी है। अगर कोई पहले से आविष्कार बना हुआ है उसको आप दूसरे रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी इजाजत हमको पेटेंट एक्ट नहीं देता। जैसे मेडिसिन आती हैं, रोज नई मेडिसिन आविष्कार होते हैं, उनको हम रजिस्टर करा सकते हैं पेटेंट एक्ट में। लेकिन एक ही दवा का अगर किसी दूसरी बीमारी में इलाज दिखाया जा रहा है तो उस दवा को एनहांस करना पड़ेगा, और जब हम उसको एनहांस करते हैं तो उस एनहांसमेंट वाले पार्ट के लिए हम फिर से पेटेंट दाखिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि जहां पे साइंटिफिकली इनोवेशंस इन्वॉल्व होते हैं वो सब चीजें पेटेंट एक्ट में रजिस्टर की जा सकती हैं। जैसे एक दो पेटेंट के बारे में बता सकते हैं? जैसे आप दवाइयाँ, जो भी दवाइयाँ बनती हैं यूएस में जनरली स्टोर के ऊपर वो दवाइयाँ बेची जाती हैं जिसमें R&D इन्वॉल्व होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनका होता है। वो दवाइयाँ जनरली वहाँ पे डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर लिख के दे सकते हैं। जेनेरिक दवाइयाँ जनरली वहाँ पे नहीं सेल होती हैं। तो जो दवाइयाँ इन्वेंट की जा रही हैं उन दवाइयों का पेटेंट हम रजिस्ट्रेशन के लिए ले जा सकते हैं। आपने कोई इंजन बनाया है या आपने कोई सीट ऐसी डेवलप की जिस सीट के ऊपर बैठने से आपको फायदा मिलता हो, आपको बैक रेस्ट अच्छा मिल रहा हो, या आपके किसी बैक के पेन में उसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा हो, तो वो भी पेटेंट के दायरे में आती हैं। वो आप साइंटिफिक इनोवेशन में पेटेंट में ले जा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक स्टोव बनाया जिसमें आप घर का जो आमतौर पे जो कचरा इकट्ठा होता है या ये जो पत्तियां वगैरह होती हैं, अपने को पेड़ों से पत्तियां मिल गई, लकड़ियां मिल गई, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके अगर उस स्टोव को अगर उसमें से ऊष्मा निकाल सकते हैं, आग निकाल सकते हैं, तो हम उसको एक पेटेंट के रूप में रजिस्टर करवाने के लिए ले जा सकते हैं। बायोमास स्टोव कहलाते हैं इस तरीके के जो स्टोव होते हैं, क्योंकि उसमें बायोमास जो होता है वो एज ए फ्यूल, एज ए ईंधन उसमें काम में लिया जा सकता है। जैसे मैं एक ना एग्जांपल ले रही हूँ, अक्षय कुमार की एक मूवी थी पैडमैन, जो मूवी थी उसने एक मशीन इन्वेंट की थी, उसका पेटेंट नहीं कराया था। बिल्कुल, वो क्योंकि उसने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि ये बहुत सस्ता मिले और सब जगह मिले। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो मशीन जो है वो, अब उसमें आप ये समझिए कि जो पैड है वो इन्वेंशन नहीं है। हाँ, पर वो मशीन जिससे वो पैड दोबारा से डिजाइन किया जा सकता है, वो मशीन इन्वेंटिव स्टेप में आती है और वो मशीन पेटेंट के लिए ले जाई जा सकती है। वो जो मशीन थी पर उसने वो पेटेंट नहीं कराई थी, ऐसा उसमें दिखाया गया था, जो कि वो चाहता था कि ये बहुत सारी चीज हो, या उसने पेटेंट कराया था? नहीं कराया ऐसा कुछ, वो तो फिल्म के बारे में तो याद नहीं है, लेकिन जो इन्वेंटिव स्टेप है, जैसे कपड़ा बनाने की मशीन है, अगर मशीन नए रूप में आ रही है तो वो मशीन पेटेंट कराई जा सकती है। जैसे डॉक्टर का स्टेथोस्कोप है, वो अगर नए रूप में डिजाइन होके आ रहा है तो उसको पेटेंट कराया जा सकता है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है यानी उसका जो यूटिलाइजेशन है वो पेटेंट नहीं कराया जा सकता। अच्छा, कि अगर जैसे समझिए वो चीज किसी को अगर चाहिए, जैसे कोई भी नई मशीन है जिससे कुछ भी चीज इन्वेंट हो रही है, फिर वो मशीन अगर किसी को चाहिए तो वो उस पेटेंट वाले पर्सन से ही उसको बाय करना। हाँ, आपको उनसे राइट्स लेने पड़ेंगे कि वो राइट आपको दें, और उस राइट के तहत ही आप उस मशीन का या तो निर्माण कर सकते हैं या आप उस मशीन को ला करके उसमें अपने हिसाब से चेंजेस अगर आपको करने हो तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके सारे राइट जो होते हैं वो पेटेंट ऑनर के पास में ही रहते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज मैं ऐड कर देना चाहता हूँ। एक टर्म होती है कंपल्सरी लाइसेंस। कंपल्सरी लाइसेंस का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए कि यूएस में एक मेडिसिन बनी, उस मेडिसिन को आने वाले 5 से 10 साल के अंदर वर्ल्ड वाइड लेवल पर अवेलेबल हो जाना चाहिए। वो कैंसर की मेडिसिन है, अपन फॉर एन एग्जांपल लेते हैं।
लेकिन वो उस मेडिसिन को अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं फॉर द सर्टेन रीजंस की, या उनके पास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, या वो मोनोपोली अपनी बनाए रखना चाहते हैं, उसके लिए वो उसको अवेलेबल नहीं करा रहे हैं। तो हमारे पास में ये राइट है कि हम एक कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अब आवेदन कर सकते हैं कंट्रोलर के सामने कि ये मेडिसिन हम बना सकते हैं, ये हमारी बनाने की कैपेसिटी है, हम इतनी गोलियां दिन में बना सकते हैं, ये पंचिंग कैपेसिटी है, और वो दवाई जो आज 20,000 रुपए स्ट्रिप के लग रहे हों उसको हम 5,000 रुपए स्ट्रिप के अंदर बना के गरीब मरीजों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। तो वहां पर रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो कंपल्सरी लाइसेंस को अलाउ कर सकता है, और उस मेडिसिन का फॉर्मुलेशन जो होगा वो अपने साथ में शेयर किया जाएगा और हम उस मेडिसिन को बना सकते हैं। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं ना कॉपीराइट की। बहुत सारे जो ब्रांड होते हैं ट्रेडमार्क होता है और एक आर करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, वो सब अपन इसको ऐसे लेते हैं कि अपन सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडमार्क के बारे में। ठीक। ट्रेडमार्क्स जो होते हैं उसको समझने के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला ये है कि ट्रेड जहां पर है और उस ट्रेड को किसी एक मार्क के साथ में आइडेंटिफाइड किया जा सकता हो, उसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हम हाईवे पे जा रहे हैं तो हमको मैकडोनाल्ड का जो एम सिंबल आता है वो हमको दूर से दिख जाएगा, तो हम आइडेंटिफाइड कर पाएंगे कि यहाँ पर मैकडोनाल्ड्स है। वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो ट्रेडमार्क के रूप में काम में ली जाती है। जैसे आईटीसी का लोगो है, उसको हम ट्रेडमार्क कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लोगो को ट्रेडमार्क किया जाए, हम उसको नाम के उच्चारण जो वर्ड मार्क की फॉर्म में होते हैं उसमें भी हम उनको रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में ये डिफरेंस है कि जो आर्टिस्टिक वर्क है, यानी आपने पेंटिंग बनाई, या आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, या आपके कुछ विजुअल्स हैं, या आपका ऑडियो है, या आपके लिटरेरी कंटेंट हैं, या आपकी कविताएं हैं, आपके गाने हैं, ये सारी चीजें कॉपीराइट के कैटेगरी में फॉल करती हैं। वो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए उनको ले जाया जा सकता है। यहाँ तक कि इंडिया में जो सॉफ्टवेयर के कोड लिखे जाते हैं वो कोड भी कॉपीराइट कैटेगरी में ही फॉल किए जाते हैं। अच्छा। तो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में डिफरेंस ये है कि ट्रेड जहां पर होगा और उसका कोई निशान, कोई सिंबल, कोई आकृति ऐसी हो जिससे हम उस व्यापार की पहचान कर सकते हो, वो ट्रेडमार्क की कैटेगरी में फॉल करता है। और जहां पर हमको लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क को सिक्योर करना हो जिसमें ट्रेड इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि उसकी पहचान ट्रेड के रूप में नहीं की जा रही है, वो सारी चीजें कॉपीराइट में जाती हैं। मतलब जहाँ पर बिजनेस का कोई फॉर्मेट है, उसका कोई पहचान के लिए कुछ भी चीज है, वो तो ट्रेडमार्क हो गया। हाँ। कॉपीराइट हो गया आर्टिस्टिक चीज हो गई, जैसे सॉन्ग हो गया, या किसी ने पेंटिंग बनाई है, या किसी ने गाना लिख दिया है, या ऑडियो विजुअल्स होंगे, जैसे फिल्में बनती हैं। हाँ। तो वो कॉपीराइट का ही पार्ट है। हाँ। और फिल्मों की कंपनी जो बना रही होगी उस कंपनी का अगर कोई नाम या कोई लोगो होगा, जैसे बालाजी टेलीफिल्म्स है, वो फिल्में बनाती हैं, तो बालाजी टेलीफिल्म्स क्योंकि उसका पहचान है, उस नाम को हम ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएंगे, और वो जो प्रोडक्शन करती हैं वो सारी चीजें कॉपीराइट के अंदर रजिस्टर की जा सकती अच्छा, हैं। इसी बात में मुझे बताओ, जैसे अभी आपने बोला बालाजी टेलीफिल्म्स है, वो एक ट्रेडमार्क है, कोई और भी ब्रांड उठ के बालाजी टेलीफिल्म्स बनाना नहीं रख सकता, नहीं बना सकता, बिल्कुल नहीं बना सकता। ट्रेडमार्क एक्ट में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल लागू नहीं होता है। ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर यूजर डेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। यूजर डेट का मतलब ये है कि सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया इस ब्रांड नेम को। सपोज कीजिए XYZ कोई ज्वेलर हैं, वो 200 साल से उनकी फैमिली के साथ में उनका बिजनेस चला रहा है, लेकिन उन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किया कभी भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आज एक्स पार्टी आएगी, एक्स पर्सन आएंगे और उनके नाम को रजिस्टर करा लेंगे और उनके नाम से बिजनेस करना शुरू कर देंगे। ट्रेडमार्क करना भी जरूरी नहीं है, लेकिन करते इसलिए हैं ताकि हमारे राइट्स एक डॉक्यूमेंट्स के साथ में सिक्योर हो जाएं, और यदि कभी हमें जाके क्लेम करना पड़े किसी भी रूप में, तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो हमारी मदद करता है कि हमने इस डेट से उसको क्लेम कर रखा है और हम एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट कम आएगा, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, वो यहाँ पर लागू नहीं होता है। अच्छा, ओल्डर यूजर होगा वो आएगा। मेरे हिसाब से बताती हूँ कि मैंने कोई मेरी कंपनी बनाई, ठीक है, XYZ नाम से मैंने मेरी कंपनी बनाई, और मुझे वो कंपनी बनाए हुए 5 साल हो गए। अब कोई मेरा कंपटीटर है, वो मेरे ही कंपनी के नाम से अगर वापस से काम कर रहा है,
ठीक है, तो उसको रोक सकते हैं, भले मैंने ट्रेडमार्क करा रखा हो, बिल्कुल आप रोक चाहे नहीं सकते करा रखा हैं। हो। यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक जी। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट होता है, एक ट्रेडमार्क पासिंग ऑफ होता है। हम्म। ऑल्दो पासिंग ऑफ को बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं किया गया है कहीं पे Passing भी, of the क्या होता है? लेकिन इन्फ्रिंजमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी तरीके से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होल्डर हैं और आपके नाम का कोई इस्तेमाल कर रहा है, उसका मिसयूज कर रहा है, तो आप उसको इमीडिएटली रोक सकते हैं, क्योंकि आपके पास में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आपके पास में है। तो वो जो कैटेगरी है जिसमें अपन उसको रोकते हैं, उसको कहते हैं इन्फ्रिंजमेंट। वो हमारे ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंज कर रहा है, हाँ। इस वजह से। और जहां पर हम रजिस्टर्ड नहीं हैं, फिर भी हम किसी को रोकना चाहते हैं कि हम 10 साल से ब्रांड यूज कर रहे हैं, हमने ब्रांड रजिस्टर नहीं किया है, लेकिन कोई दूसरा आदमी आया, वो अभी 1 साल से यूज कर रहा है और हमको उसको रोकना है, तो आप पासिंग ऑफ की कैटेगरी में जाकर के उसको रोक सकते हैं। न्यायालय हमें इस बात की सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है कॉम्पिटिटर ऐसा ही करते हैं कि आपके बिजनेस का नाम अगर आपने ट्रेडमार्क नहीं करा रखा, रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है, तो उसी नाम को यूज करके खुद की कंपनी बना लेते हाँ हैं। बिल्कुल, ऐसा बहुत बार होता है, और खास तौर से दवाइयों की कैटेगरी में, मेडिसिन की कैटेगरी में ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि मेडिसिन की इंडस्ट्री में हर मैन्युफैक्चरर को या हर रिटेलर को या जो सप्लायर है, उनको ये चाहिए कि वो सॉल्ट नेम को यूज करने का कोशिश करते हैं कि सॉल्ट नेम जो है वो उस मेडिसिन के नाम में आ जाए। लेकिन अभी तक इतने नाम रजिस्ट्री के पास में आ चुके हैं कि जनरली सॉल्ट नेम जो होता है वो उनके लिए अवेलेबल नहीं होता। फिर दूसरा ये कि सॉल्ट नेम से मिलते जुलते नाम भी ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड कैटेगरी में आ चुके होते हैं, तो वो किसी ना किसी और बड़े ब्रांड से मिलता जुलता नाम रखते हैं और उसको ब्रीच करते हैं और उसका मिसयूज करके उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बिजनेस में होता हर है, बिजनेस में हो रहा है। क्लोथिंग बिजनेस में ऐसे देखा है कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड चल रहा है, वो चलने लग गया, ठीक है, जैसे XYZ, जैसे पद्मा ही नाम रख लेते हैं हम कि पद्मा एक ब्रांड है, ठीक है, तो पद्मा की स्पेलिंग चेंज करके उसमें ए लगा के एम लगा हाँ, के, आप देखिए ना, एडिडास उसी ब्रांड को है ना वो लोग करते हैं। करेक्ट है। आप तो देखिए उसको रोक डुप्लीकेसी सकते हैं। मार्केट में, पायरेसी मार्केट के अंदर आपको नाइकी के, रीबॉक के, एडिडास के कपड़े भी मिल रहे हैं, हाँ। उनके शूज भी मिल रहे हैं, उनकी अदर एसेसरीज हैं वो भी मिल रही हैं। इवन दो लोग नाइकी का जो सिंबल है हाँ। राइट का, उसको उल्टा लगा के भी इंप्रेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो ये तो हर इंडस्ट्री के अंदर होता है, लेकिन आजकल कंपनियों के पास में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनसे वो ये पता लगा सकती हैं कि उनके प्रोडक्ट के ब्रीच कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, कहाँ पे डुप्लीकेसी हो रही है, या उनके ब्रांड नेम का मिसयूज कहाँ पे हो रहा है। तो कंपनियां उसके लिए अलग से बजट भी रखती हैं और कंपनियां कोशिश करती हैं कि जल्द से जल्द इन चीजों को रोका जाए, ताकि लोगों तक सही उत्पाद और सही ब्रांड नेम के साथ में जो प्रोडक्ट आ रहा है। जूते कोई डुप्लीकेट अगर बेच रहा है, फर्स्ट कॉपी बेच रहा है, तो उसको भी कंपनी रोक सकती है। ये तो आपका और मेरा बनाया हुआ एक टर्म है कि फर्स्ट कॉपी। फर्स्ट कॉपी का मतलब ये हो गया कि नियरली रिजेंबलिंग है ये। सेकंड कॉपी का मतलब होगा कि इसमें थोड़ी सी कमी है जो हम उसको पहचान सकते हैं। ये सब चीजें फ्रॉड की कैटेगरी में आती हैं, ये पायरेटेड कैटेगरी में फॉल करती हैं और कंपनियां इनको रोकती हैं। अगर एडिडास चाहे तो इनको रोक सकते हैं। चाहे नहीं, वो रोकते ही हैं। आप आमतौर पे अखबार में पढ़ते ही होंगे कि आज एक दुकान पे छापा पड़ा और वहां से डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स प्राप्त हुए हमको। तो वो इसी कैटेगरी में लोग रोक के जाते हैं वो, क्योंकि इनके पास में जो बड़ी कंपनी है जो इस तरह के जैसे नाइकी, रीबॉक, ये बड़े इन्वेंटिव प्रोडक्ट लेके आते हैं। आप ये देखेंगे तो आप जब थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे इनका सोल है, वो सोल का जो मटेरियल है वो भी बड़ा इन्वेंटिव होगा, उस सोल का जो पैटर्न होगा वो भी इन्वेंटिव होगा, वो भी डिजाइन में जाके रजिस्टर होता है। सोल बनाने का जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो भी बड़ा इन्वेंटिव है। ऊपर जो वो जिस मटेरियल से शूज बनाते हैं वो भी बड़ा इन्वेंटिव होता है। तो हर चीज उसमें बड़े साइंटिफिक इन्वॉल्वमेंट लेकर के वो शूज डिजाइन कर रहे हैं, इसीलिए वो महंगे भी होते हैं। तो उनकी फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी कुछ भी नहीं है। अगर उनकी पायरेसी हो रही है या डुप्लीकेट शूज बनाए जा रहे हैं तो कंपनियां उनको रोकती हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेती हैं। और अगर वो चीजें ट्रेडमार्क के साथ साथ डिजाइन या कॉपीराइट में भी रजिस्टर होती हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि अपराधियों को जल्दी से जमानत भी नहीं मिलती है। अच्छा, फैक्ट्री की फैक्ट्री भी बंद हो जाती है। बिल्कुल, फैक्ट्री की फैक्ट्री सीज हो जाती हैं। अब ट्रेडमार्क से रिलेटेड, मतलब अगर किसी को ट्रेडमार्क कराना हो तो उसका क्या प्रोसेस है? ट्रेडमार्क कराने के लिए आप खुद भी ट्रेडमार्क आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क की, कंट्रोलर ऑफ ट्रेडमार्क्स की वेबसाइट बनी हुई है, उस पर आप जाकर के खुद भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये आपको खुद ना करने के लिए हम सलाह इसलिए देते हैं कि आप किसी एक्सपर्ट के पास इसलिए जाइए कि जब आप उनको नाम बताते हैं कि हम एक्स नाम के साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, तो जो आपके अटॉर्नी हैं या जो आपके कंसल्टेंट हैं
वो ये बात तय कर सकते हैं कि आपका जो नाम है वो पहले से रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क के रिकॉर्ड पे अवेलेबल तो नहीं है। अगर आपका ब्रांड नेम या आपके मिलते जुलते ब्रांड नेम रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड पे पहले से मौजूद हैं, तो हमको उस नाम को रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं ले जाया जाना चाहिए और हमको उस नाम को बदलना चाहिए। नाम के दो हिस्से होते हैं, एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। तो जनरली प्रीफिक्स को इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है कि वो नाम किसी और दूसरी कंपनी के नाम के साथ में ब्रीच नहीं कर रहा हो। तो ये जो अनुभव है, ये अनुभव आपके अटॉर्नी के पास में उपलब्ध होता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अपने आप से ट्रेडमार्क आवेदन ना करें। उसमें आगे भी बड़े सारे स्टेप्स होते हैं, एग्जामिनेशन होता है, हियरिंग्स आ सकती हैं, री एग्जामिनेशंस भी हो सकते हैं। तो आपको बेहतर ये होता है कि आप अपने अटॉर्नी की मदद लें और उनकी मदद से ही आप ट्रेडमार्क आवेदन करें, ताकि आपका ट्रेडमार्क सुचारू रूप से आगे बढ़ सके और वो रजिस्टर्ड हो सके। एक मेरा और कंसर्न भी है, जैसे मैं किसी पर्सन को पर्सनली जानती हूँ, उनका एक सरनेम है जो बहुत फेमस है, पर वो सरनेम किसी और ब्रांड का है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम अपने सरनेम के नाम से रखा, पर जो कंपनी फेमस है उन्होंने उन पर कॉपीराइट क्लेम किया और वो किया। बिल्कुल ऐसा होता है, वो बाय बॉर्न उसी सरनेम से पैदा हुए हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। अब आप देखिए, टाटा जो है, टाटा जो है वो सरनेम है, बिरला जो है वो सरनेम है, अडानी जो है वो सरनेम है। तो ये नाम जिन्होंने, अब आप इसको आप ऐसे समझिए कि जनरल नेम्स जो होते हैं या कोलैक्वल नेम्स जो होते हैं या सरनेम्स जो होते हैं, वो टेक्निकली ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होने चाहिए। लेकिन वो हो कैसे जाते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या उनकी ख्याति जो है, जो उनकी प्रसिद्धि है, वो ट्रैवल कर चुकी है। यानी आप इसको ऐसे लीजिए कि आज अगर मैं बाजार जा रहा हूँ और आप मेरे को रास्ते में मिलो और पूछो कि कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको बोलूं कि मैं एप्पल लेने जा रहा हूँ, तो जनरली आप ऑब्वियसली आप यही समझेंगे कि ये एप्पल की डिवाइस, फोन या टैब वेब कुछ खरीदने के लिए जा रहे हैं, ये सेव खरीदने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो वो जो आपके माइंड में इंप्रेशन डेवलप कर दिया गया है ना, उसी को बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इस तरीके से ट्रेवल हो रही है कि एवरीवन कैन रिकॉग्नाइज, कैन आइडेंटिफाइड द प्रोडक्ट नेम। तो उस कंडीशन में उनके नाम रजिस्टर कर दिए जाते हैं। अब जैसे टाटा है, टाटा आज 200, 250, 300 साल की उनकी लिगेसी है, इस वजह से वो रजिस्टर्ड किए जाते हैं। पर अगर टाटा नाम से हम कुछ करना चाहें, नहीं, अब आप नहीं कर सकते, चाहे मेरी वो सरनेम ही, आपका सरनेम ही क्यों ना हो। जिनकी लिगेसी डेवलप हो गई, जिनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेवल कर रही है, उन्हीं के नाम से वो रजिस्टर किए जा रहे हैं। एक और भी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैं इसी लाइन से हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि मैं एक पर्सन से मिली, उन्होंने बोला कि मुझे ट्रेडमार्क कराना है। उनका ना FMCG का काम था, ठीक है, पर उसी ब्रांड की नेम से एक और ब्रांड था जो क्लोथिंग में था, पर उनको FMCG में भी वही ब्रांड चाहिए था। तो दोनों अलग अलग चीजें वो करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। ट्रेडमार्क एक्ट में 1 to 45 क्लास बनी हुई है, यानी एक क्लासिफिकेशन है, और हर एक प्रोडक्ट और हर एक सर्विस अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही रजिस्टर किया जाएगा। इसमें 1 to 35 जो है वो 1 to 34 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए हैं और 35 to 45 सर्विस इंडस्ट्री के लिए हैं। तो अगर आप कोई सर्विस कर रहे हैं तो जिस कैटेगरी में आपको फॉल करना चाहिए, जिस ट्रेडमार्क क्लास में आपको फॉल करना चाहिए, आप उसी में रजिस्टर किए जा सकते हैं। तो जैसे आप क्लोथिंग बना रहे हैं तो क्लास 25 का पार्ट है, और आप उसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं जैसे कि कॉस्मेटिक बना रहे हैं तो क्लास 3 का पार्ट है, तो आप उसमें रजिस्टर तो कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक बड़ा ब्रांड है जो कि क्लोथिंग के कंसर्न में जाना जाता है, लेकिन वो कॉस्मेटिक की कैटेगरी में रजिस्टर नहीं हुआ है, लेकिन हम उसको कॉस्मेटिक की कैटेगरी में रजिस्टर करना चाहते हैं, तो वो हमको रोक सकते हैं। उसके रोकने का राइट ये नहीं है कि आप डिफरेंट क्लास में, उनको ये भी बताना पड़ेगा कि ये कैटेगरी जो आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं, जो ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं, ये हमको इम्पैक्ट कैसे कर रहा है। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं, जूडियो है, जूडियो गारमेंट्स में डील कर रहा है, कॉस्मेटिक में नहीं कर रहा। तो हमारे पास में ये राइट है कि हम कॉस्मेटिक में रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर जूडियो ये कैसी भी तरीके से क्लेम करता है कि हमारे स्टोर पे एक छोटा सा पार्ट या एक छोटा सा स्टोर कॉस्मेटिक का भी रखा हुआ है, दो वी आर नॉट डीलिंग इन दी कॉस्मेटिक लाइन, लेकिन आप फिर भी उनको अगर इम्पैक्ट कर रहे हैं तो वो आपको रोक सकते हैं। अगर जैसे मैंने जूडियो के नाम से FMCG प्रोडक्ट खोल दिया तो वो आपको चाहे तो वो आपका प्रोडक्ट, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वहां पे रोक सकते हैं। पर अगर है ना, जैसे मैंने अप्लाई किया और वो ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है, उसके बाद भी रोक सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रोक सकते हैं। यहाँ प्रोसेस क्या होता है
कि जब कोई ट्रेडमार्क, कैटेगरी इज डिफरेंट ना, एफएमसीजी में वो है ही नहीं, कॉस्मेटिक का कुछ सामान उनके वहाँ होता है। हाँ, तो उस कंडीशन में रजिस्ट्रार आपको अलाउ कर देगा। हाँ। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन का जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें एक स्टेप ऐसा आता है जहाँ कोई भी एक्स पार्टी आके आपके ब्रांड को रोक सकती है रजिस्ट्रेशन से, उसको अपोजिशन करना बोलते हैं। वो अगर आपके ब्रांड को रोक देती है तो एक छोटा लिटिगेशन, एक सूट जैसा एक पार्टीशन शुरू हो जाता है और आपको उसके कंट्राडिक्शन फेस करने पड़ते हैं। तो मतलब ट्रेडमार्क कराना हो तो बेसिकली अपने को ये रखना है एक यूनिक नाम खुद का अलग से। एग्जैक्टली, जो फेमस नेम है उसको यूज नहीं करना है। ट्रेडमार्क एक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीनिंग ही यही है कि जो भी आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर करने जा रहे हैं, इधर इट इज ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट और डिजाइन, वो यूनिक होना चाहिए, वो आपके दिमाग की उपज होनी चाहिए, वो पहले से एग्जिस्टेंस किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ में मैच नहीं करता होना चाहिए। ओके। और ये अपना चौथा पार्ट रह गया, एक डिजाइन। डिजाइन में क्या होता है कि जैसे चेयर है, उस चेयर का एक डिजाइन है, मॉर्फोलॉजिकली वो कैसी दिखती है हमको, हम उसको देखने से ये इंप्रेशन ले सकते हैं क्या कि ये फला कंपनी का प्रोडक्ट होगा। जैसे बिस्लरी की बोतल है, वो किनले की बोतल से अलग है। और जैसे एक इनहेलर है, विक्स इनहेलर है, हम उसको अंधेरे में भी हाथ में पकड़ के बता सकते हैं कि इनहेलर होगा। या टाइगर बाम का जो पैकेजिंग उसकी आती है, उसको भी हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो हम किसी ऐसे प्रोडक्ट को जो देखने से आइडेंटिफाइड हो सकता हो, हम उसको डिजाइन एक्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकली कैसा दिखता है ये अगर हमको सिक्योर करना हो, फॉर एन एग्जांपल जूते का सोल है, वो डिजाइन एक्ट में रजिस्टर होगा। चेयर्स जो होंगी डिजाइन एक्ट में रजिस्टर होंगी। अपने किचन में जो अपन यूटेंसिल्स, चॉकलेट्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके बॉक्सेस होते हैं, वो भी डिजाइन एक्ट में रजिस्टर किए जा सकते हैं। वालों के बहुत सारी जो बर्नी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल अलग होते हैं, हर ब्रांड का अलग अलग होम यूटेंसिल्स होते हैं। इसमें अगर आप थोड़ी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हार्पिक का बॉटल आता है उसके ऊपर भी काफी जगह पे लिटिगेशंस हुए हैं, लेकिन वो प्रॉपरली सिक्योर नहीं हो सका। इसीलिए आजकल जो भी ब्लू कलर के जो भी क्लीनर्स आ रहे हैं, वो हार्पिक की बोतल के शेप में ही आ रहे हैं, क्योंकि उसको प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया जा सका उस वक्त। उन्होंने नहीं किया उस वक्त। हाँ, मतलब उसके वो एक अलग स्टोरी है उनकी, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसी वजह से उसका मिसयूज तो नहीं कहेंगे, पर उसको लोग इस्तेमाल करने लग गए उस बोतल को आज की तारीख में। नाम चेंज है पर बोतल का साइज और पैटर्न सब कुछ सेम आता है। तो इस वजह से जो चीजें हमको, जैसे यूटेंसिल्स हैं, वो सारे अपन डिजाइन एक्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। और इवन दो गारमेंट्स के जो मॉर्फोलॉजिकली वो कैसा दिखता है, जैसे किसी ने डिजाइनर सूट बनाया है, किसी ने डिजाइनर कोट डिजाइन किया है, वो भी डिजाइन एक्ट में ले जाए जा सकते हैं, वहां पर उनको रजिस्टर किया जा सकता है। तो जो बड़े बड़े डिजाइनर हाउस हैं वो अपने गारमेंट्स को डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करते हैं ताकि उनकी कोई कॉपी ना बनाए। जैसे आपने बोला कि मल्होत्रा की कॉपी तो बनती है। हाँ, तो जैसे आपने बोला कि फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, तो वो कॉपी न की जाए उसके लिए उनको डिजाइन एक्ट में रजिस्टर किया जाता है। जैसे मनीष मल्होत्रा के बहुत सारे लहंगे होते हैं जो बहुत सारी जगह डुप्लीकेट मिल रहे होते हैं। हाँ, एक बार बस वो रैंप वॉक हो जाती है उनकी, उसके बाद वो मिल रहे होते हैं। तो वो आज चाहें अगर वो डिजाइन एक्ट में रजिस्टर किए गए हैं तो जहां जहां उनकी डुप्लीकेसी हो रही है उनको बाकायदा रोका जा सकता है। अब एक्ट में इस तरीके के प्रोविजंस हैं कि हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं और वहां से इनको रोका जा सकता है। इसका भी कोई टाइमलाइन या कुछ होता है? नहीं, कोई टाइमलाइन नहीं होता। जब भी आपकी नॉलेज में आ रहा है तब आप कर सकते हैं। टाइमलाइन रजिस्ट्रेशन का और रिन्यूअल का अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बना हुआ है। जैसे ट्रेडमार्क है वो लाइफ टाइम है, उसका 10 साल का रिन्यूअल होता है। आप हर 10 साल में रिन्यूअल करिए, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी बनी रहेगी, आपके राइट सिक्योर रहेंगे। कितने टाइम में होता है? हर 10 साल में। पेटेंट के लिए 20 इयर्स में रह रहा है, कॉपीराइट के अंदर 60 इयर्स का रहता है। और वो 60 इयर्स भी कहाँ से शुरू होते हैं कि जिस दिन वो आर्टिस्टिक चीज, ये वो आर्टिकल जो उसके नाम पे रजिस्टर हुआ है, उनकी डेथ से 60 इयर्स जो हैं वो शुरू होते हैं। तो सबसे लंबा जो स्पान है वो कॉपीराइट एक्ट में ही मिलता है। तो वो मैंने अभी एक बहुत फेमस सिंगर है, उनका एक देखा था रील, उन्होंने बोला था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट सिंगर हूँ, जितने भी डीजे हैं या जितने भी हाउसेस में उसका सॉन्ग बजता है उसके पैसे उसको मिलते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है। इसके लिए कई तरह की सोसाइटीज बनी हुई हैं
जो आपको ये राइट देती हैं कि आप पर्टिकुलर फिल्म का गाना या पर्टिकुलर फिल्म का जो पार्ट है वो आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर आप किसी चैरिटी काम के लिए कोई गाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी शो में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपको सोसाइटी को सूचना देनी चाहिए, वहां से आपको परमिशन लेनी चाहिए कि हम इसको चैरिटेबल काम में ले रहे हैं जिससे हमारी अर्निंग नहीं हो रही है, तो आपको कुछ उसका रेवेन्यू देना नहीं है। लेकिन आप कमर्शियली अगर किसी कॉपीराइट पार्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे डीजे में गाने बजते हैं, डिस्को में गाने बजते हैं, क्लब्स में गाने बजते हैं, तो इन सबको जो है वो सोसाइटी से परमिशन लेनी पड़ती है। एक सोसाइटी का एक छोटा सा रेन्यूमरेशन होता है, वो रेन्यूमरेशन आप दे करके उनसे राइट्स ले सकते हैं कि ये गाने हम अपने डिस्को में या क्लब में बजाएंगे, और वो आप बजा सकते हैं उसके बाद। अच्छा, अब ये बताओ ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेड सीक्रेट्स वो होते हैं कि जहां पे किसी भी तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर करने की जगह हमारे पास में नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कोका कोला है, कोका कोला को बनाने का जो प्रोसेस है वो ट्रेड सीक्रेट है। अच्छा, क्योंकि उसको बनाया जाने का जो फॉर्मूला है वो कोई ऐसा एरोनॉटिकल साइंस नहीं है, कोई न्यूक्लियर साइंस उसमें इन्वॉल्व नहीं है। एक सॉस है और कार्बोनेटेड वाटर है, उसको दोनों को वो मिक्स करते हैं तो उनका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। लेकिन वो जो सॉस का जो मिक्सचर बनाने का जो प्रोसेस है, दैट इज द ट्रेड सीक्रेट। कोका कोला से मुझे एक बात याद आई कि जैसे कोका कोला की बॉटल जो है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं आपको अपनी बात बहुत छोटे शब्दों में समझाऊं। कोका कोला का जो बॉटल है वो डिजाइन एक्ट में रजिस्टर्ड है। ओके। कोका कोला लिखने का जो तरीका है वो ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है। कोका कोला का जो रेड कलर यूज किया जाता है वो कलर वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक ही कलर यूज होता है हमेशा, उस कलर के कॉम्बिनेशन में कभी फर्क नहीं आता। वो ट्रेडमार्क में भी रजिस्टर है, वो कॉपीराइट में भी रजिस्टर है। और ट्रेडमार्क जो सिरप के थ्रू जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो ड्रिंक बना रहे हैं, वो उनका ट्रेड सीक्रेट है कि जिसको अपन कहीं रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं और हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा ट्रेड सीक्रेट है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, वो किसी कंपनी में, जैसे मान लीजिए कि किसी एक कॉफी हाउस के अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, कॉफी बना रहा है, तो हर हाउस के क्या होते हैं कि कॉफी बनाने के फॉर्मूलाज जो होते हैं वो फिक्स होते हैं कि अपने को 2 स्पून ये लेना है, 1 स्पून ये लेना है, 2 स्पून ये लेना है। तो वो जो सीक्रेसी है वो उस एम्प्लॉय को मालूम है, लेकिन वो एम्प्लॉय किसी दिन छोड़ के जाएगा तो वो उस सीक्रेसी को किसी के आगे बता के ब्रीच कर सकता है कि ये फॉर्मुलेशन हम वहां यूज करते हैं। तो उसको बचाए रखने के लिए वो अपने एम्प्लॉयज के साथ में एक एग्रीमेंट करते हैं, एनडीए साइन करते हैं, वहां पर उनका जो ट्रेड सीक्रेट है उसको बचाए जाने की शर्तें सारी उस एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। तो वो होते हैं सारे ट्रेड सीक्रेट। अगर उसने फिर भी कर दिया तो उसके लिए आप कानून के अंदर रेमेडीज अवेलेबल हैं, आप जाके वहां से अपने लिए न्याय मांग सकते हैं। क्योंकि जो आपने कोका कोला के लिए भी बोला, जो कंटेंट है वो जो बनाता है, जिससे मिक्स करके बनता है, वो कोई ना कोई तो एम्प्लॉय बनाता होगा ना। वो एम्प्लॉय बनाते हैं या वो अलग अलग तरीके से ला करके मिक्स किया जाता है। ये सारी चीजें क्योंकि ट्रेड सीक्रेट हैं इसीलिए अपने को मालूम नहीं है। अगर ये ट्रेड सीक्रेट नहीं होती तो आज आपको और मुझे भी मालूम होती कि उसमें क्या है। क्योंकि ऐसा कुछ फॉर्मुलेशन नहीं है कि जो कोई बहुत ही न्यूक्लियर साइंस जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ एडिबल ही होगा उसमें जो भी होगा। तो वो बहुत सारे प्रतिरूप भी है ना, लोकल ब्रांड्स भी तो बनाते ही है ना। बिल्कुल बनाते हैं, और लोकल ब्रांड्स जो बनाते हैं मोर और लेस वो उनका रिजेम्बलिंग टेस्ट भी डेवलप कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक रिवर्स फार्मूला या रिवर्स केमिकल कंपोजिशंस डिजाइन निकालने के लिए रिवर्स फार्मूलेज अपनाए जाते हैं। तो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज के अंदर वो मेडिसिन का रिवर्स मैकेनिज्म लगा करके पता लगा लेते हैं कि इस मेडिसिन के अंदर क्या क्या कंपोजिशन डाले गए। ये तो अपने को मेडिसिन के ऊपर भी लिखा रहता है कि इसमें ये कंपोजिशन डाला गया, ये डाला गया, ये डाला गया, लेकिन उनकी क्या मात्रा रहनी चाहिए जिससे वो केमिकली एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो सकें और बॉन्ड होकर के वो उसको एक नई मेडिसिन के रूप में आ सकें और फिर वो किसी को दिए जा सकते हो। तो ये सब चीजें पता लगाने के लिए भी आप लोगों के पास में मतलब साइंस ऐसी है कि वो पता लगाया जा सकता है, लेकिन हम इनको इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लॉ हमको उसको इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं देता है। बेनिफिट ऑफ आईपीआर रजिस्ट्रेशन, बेनिफिट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यदि आप उसको रजिस्टर नहीं करते हैं तो भी आपके राइट तो सिक्योर रहते हैं,
लेकिन ऑलवेज बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज आपके ऊपर ही रहेगा कि आप अपने ट्रेडमार्क की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोर्ट के सामने पेश कर सकें, उसको आप क्लेम कर सकें कि मैं फलां दिन से या फलां डेट से फलां ईयर से हम इसको काम में ले रहे हैं। तो जो आपके यूजर राइट्स होंगे वो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज आपके ऊपर रहेगा कि आप उसको प्रूव कर सकें कि ये हम पिछले 20 साल से 25 साल से काम में ले रहे हैं। वही कॉपीराइट का सीन है, वही डिजाइन का सीन है। तो उस बर्डन से बचने के लिए हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और ये एक इंश्योरेंस की तरह से है कि आप जितना इंश्योरेंस कराते जाते हैं आपको उतनी अपनी लाइफ की सिक्योरिटी, अपनी हेल्थ की सिक्योरिटी आपको मिलती जाती है। वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप रजिस्टर कराते चले जाइए, आपको उतनी फैसिलिटी मिलती चली जाएगी और आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उतने लेवल पे सेव होती चली जाएगी। एक एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे कैडबरी आती है, तो कैडबरी का जो कलर है वो कलर यू कैन नॉट यूज इट। अगर आप कोई चॉकलेट ब्रांड वो कलर नहीं यूज कर सकता। अच्छा, अगर आप कोई चॉकलेट बना रहे हैं आप वो कलर कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते जो कैडबरी का कलर है, उसके साथ आप इवन तो आप रिजेंबलिंग कलर भी आप यूज नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जब अपन रैपर को फाड़ते हैं और अंदर से चॉकलेट निकलती है तो उस चॉकलेट की जो शेप है उस शेप का भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर हुआ है डिजाइन में। आप वो शेप यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कुछ चॉकलेट्स ऐसी आती हैं, कुछ वेफर्स ऐसे आते हैं, उनको अपन क्रैक करते हैं तो अपन देखते हैं कि उसके बीच में भी चॉकलेट की लेयर लगी हुई है। तो वो चॉकलेट की लेयर लगने के बावजूद भी वो वेफर जो है वो सॉफ्ट नहीं होता, उसका क्रंचीनेस वहीं पे बना रहता है। तो वो क्या टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है जिससे कि वो उस वेफर का जेन्युइननेस जो उसकी होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी जो उसकी होनी चाहिए वो बरकरार रहे, ये भी कहीं ना कहीं रजिस्टर किया गया है। ओके। तो हर चीज अपनी अपनी जगह पे रजिस्टर हो सकती है। कलर कॉम्बिनेशंस रजिस्टर किए गए, कैडबरी के लिखने के तरीके रजिस्टर किए गए, उनके फॉन्ट रजिस्टर किए गए, उनके अंदर जो पैकिंग मटेरियल निकल रहा है उसको उसका क्या शेप है वो रजिस्टर किया गया है। तो इस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बड़ी कंपनियां रजिस्टर करती चली जाती हैं और वो किसी भी जगह पे आपको छोड़ती नहीं है। तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर करना ऑलवेज ध्यान रखिए। मैं आपके दर्शकों को भी यही बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास में ऐसी कोई भी चीज है जिससे आपको लगता है कि ये हमारी एक आइडेंटिफिकेशन बन सकती है तो आपको संबंधित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट जो भी लागू होता हो उसके अंदर रजिस्टर करिए। चाहे वो ट्रेडमार्क हो, चाहे वो कॉपीराइट हो, चाहे वो पेटेंट हो, चाहे वो डिजाइन्स हो, आपको उसको हमेशा सेव सिक्योर करना चाहिए। और अगर ट्रेडमार्क नहीं कराते हैं तो अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराते हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके नाम का कोई मिसयूज नहीं हो तो आपको रजिस्टर कराना चाहिए, तभी आप उसके मिसयूज को रोक पाएंगे। अगर आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं कराते हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि आपके ब्रांड के मिसयूज को रोका जाए तो आपको हमेशा प्रूव करना पड़ेगा कि आप प्राइम यूजर हैं, आप पहले से उस ब्रांड को यूज कर रहे हैं। वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये अपने आप को एस्टेब्लिश करना, इसलिए हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर करनी चाहिए। जैसे एक है ना शॉप है बहुत फेमस है, ठीक है, सेम उसका कंपटीटर सेम प्रोडक्ट की शॉप दूसरे एरिया में लगा लेता है सेम नेम से, उस कंडीशन में क्या करते वो कंडीशन कहीं पे भी अप्लाई इसलिए नहीं होती है कि सपोज कीजिए कि आज जोमेटो है, वो सर्विस प्रोवाइडर है किसी एक दूसरे के प्रोडक्ट को उठा करके एक्स से वाई जगह ले जाने के लिए। वही काम स्विगी भी कर रहा है, वही काम फ्लिपकार्ट भी कर रहा है, वही काम अमेजोन भी कर रहा है, ब्लिंकिट है, कुछ भी कंपनी, बहुत सारी कंपनियां आप तो इस तरीके का काम कर रही हैं। हाँ, तो वो आप कहीं पे भी नहीं रोक सकते। लेकिन जैसे अमेजोन ने एक नया इन्वेंशन अभी इन्वॉल्व किया कि आप उनके किसी एक प्रोडक्ट को जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट पे आप अपना कैमरा ऑन करके ये देख सकते हैं कि आपके घर में पड़ा वो सोफा कैसे लगेगा। सपोज कीजिए जेमिनी, तो वो उन्होंने ये जो इन्वेंशन उन्होंने किया, जो एआई यूज किया है, ये एआई उनका रजिस्टर्ड है। तो आप उस तरीके के एआई का इस्तेमाल दूसरी किसी वेबसाइट्स पे नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने हर सेक्टर को कैप्चर कर लिया है, तो इसको इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में किस तरीके से यूज अभी तक पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री ने एआई इन्वेंटर को इजाजत नहीं दी है फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एआई इन्वेंटर का मतलब ये है कि जैसे
कि कोई एक हमने एआई बेसिकली क्या है, एआई एक बहुत बड़े डेटा का कॉम्बिनेशन है। तो हम एआई को क्वेश्चन पूछते हैं और हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे लिए ये एक हमारी प्रॉब्लम ये है और मेरे को एक ऐसा एक प्रोडक्ट डिजाइन करना है जो कि मेरे को सुनने में मदद कर सकता हो और उसके ये रीजंस उसके होने चाहिए। तो हमने एआई को जितना डिस्क्राइब किया, एआई उसका रिजल्ट में हमको उतना बड़ा इन्वेंटिव स्टेप लिख के दे सकता है कि ये इसका इन्वेंटिव स्टेप हो सकता है। तो हम उसको पेटेंट के लिए जब ले जाएंगे तो हमको रजिस्ट्रार सबसे पहले ये पूछेगा कि इन्वेंटर कौन है, और जब हम ये बताएंगे कि इसका इन्वेंटर एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने ये लिखा है, तो वो परमिसेबल नहीं है। अभी किसी भी कंट्री में एआई इन्वेंटर को इजाजत नहीं मिली है। तो इसलिए आप एआई के थ्रू कोई भी चीज बनाएंगे, कोई आइडिया आपके ब्रेन में आ गया या एआई के थ्रू आपने कोई पेंटिंग बना ली या एआई के थ्रू आपने कोई वीडियो बना लिया, वो सारी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अभी तक रजिस्ट्रेबल नहीं है। तो एआई अपने लिए बहुत नुकसानदायक है क्योंकि एआई जो है वो सबसे बड़ा डेटा ब्रीच करने वाला आज की तारीख का औजार, सबसे बड़ा औजार है वो। कि आपको किसी एक चीज पे आर्टिकल लिखना है, आप उसको बोलिए कि वो आर्टिकल आपके लिए रीराइट कर देगा, आपके लिए वो आर्टिकल लिख देगा। लेकिन अगर अपन एआई को उस वक्त ये बता दें कि हमको इसका प्लेजरिज्म रिमूव करके आप लिखिए या इतने कैरेक्टर्स में आप इसको लिखिए या जो आप कंटेंट लिख रहे हो वो पहले से किसी से रिजेंबल नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली अब एआई आपकी वो भी मदद कर रहा है कि आपको जो आर्टिकल मिलेगा वो किसी से रिजेंबलिंग करता हुआ नहीं होगा, यानी प्लेजरिज्म उसका रिमूव हो चुका होगा। तो एआई से उसके ऊपर जाना अभी थोड़े समय में और मुश्किल होता चला जाएगा, लेकिन फिर भी अभी तक एआई को जो है वो किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इन्वेंटर के तौर पे मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, कुछ वेल नोन ट्रेडमार्क के बारे में बात कर सकते हैं? हाँ, वेल नोन ट्रेडमार्क क्या होते हैं कि जैसे आगे अपन बात करते हैं एप्पल के बारे में, तो एप्पल किस चीज के लिए जाना जाता है वो आपको मालूम है, एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबको मालूम है। वैसे ही अगर अपन बोलें कि महिंद्रा किस चीज के लिए जाना जाता है तो अपने को मालूम है कि कार्स के लिए जाना जाता है, या बालाजी टेलीफिल्म्स किसके लिए जाना जाता है वो हमको मालूम है। तो जब कोई प्रोडक्ट या कोई ब्रांड नेम जो है वो ब्रांड नेम लोगों की मेमोरी में बैक ऑफ द मेमोरी इंप्रेशन डेवलप कर लेता है और उसका नाम लेते ही हम उसको आइडेंटिफाइड करने लग जाएं, तो वो सारे वेल नोन कैटेगरी में फॉल करते हैं। चाहे उन्होंने रजिस्टर्ड कराया हो चाहे नहीं, वो रजिस्टर्ड होते ही हैं। और ट्रेडमार्क एक्ट में इस तरीके का प्रोविजन भी अवेलेबल है कि हम एक सर्टेन ट्रेडमार्क को वेल नोन कैटेगरी में फॉल करवा सकते हैं, उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि जब हम ट्रेडमार्क फाइल करते हैं उनसे मिलता जुलता, तो वो रजिस्टर के लिए आगे प्रोसेस ही नहीं होएगा कभी भी। तो उसके लिए उसको वेल नोन कैटेगरी में ट्रेडमार्क को फॉल कराया जाता है। तो आज की तारीख में लगभग 250 ट्रेडमार्क जो हैं वो इंडिया में वेल नोन कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिसके अंदर टाटा, बिरला, बजाज और कई और भी प्रोडक्ट जो हैं वो वेल नोन कैटेगरी में फॉल करते हैं। अच्छा, तो वेल नोन का मतलब यही है कि उनको लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं कि ये अब सुजुकी किस चीज के लिए आता है वो अपने को मालूम है, तो वो वेल नोन प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से वेल नोन प्रोडक्ट के लिए भी रजिस्ट्रेशन का अलग प्रोसेस डिजाइन किया हुआ है। ओके। और बहुत सारे लोग अपने ब्रांड के पीछे टीएम लगाते हैं, सी लगाते हैं, आर लगाते हैं। टीएम लगाने का मतलब है कि हमने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर रखा है, तो हम अपने ब्रांड पे टीएम लिखना शुरू कर देते हैं। जब हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है और रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क हमें रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो हम उसके ऊपर आर विद इन द सर्किल लिखना शुरू कर देते हैं। और यदि हम कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो हम सर्किल में सी लिखना शुरू कर देते हैं। ऑल्दो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, हमको डीम्ड राइट्स मिलते हैं कॉपीराइट एक्ट में। तो आपने बहुत सारी वेबसाइट्स के नीचे लिखा देखा होगा, ऑल राइट रिजर्व फॉर XYZ और सी का सिंबल लगा रहता है। तो वो आपके पास में राइट्स हैं, आप उसको लिख सकते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज आपके ऊपर रहता है, तो वो आप लिख सकते हैं। अगर मैंने प्रूफ कर दिया मेरा बिजनेस ज्यादा पुराना है तो फिर वो तो राइट जो होंगे वो आपके पास में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर हो चुका है, आपको उसकी जानकारी नहीं है और आपको ये लगता है कि वो आपके ब्रांड जैसा है या आपके ट्रेडमार्क जैसा, या आपने जिस ब्रांड को रजिस्टर नहीं किया
उसके जैसा वो प्रोडक्ट है, तो आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को भी कैंसिल करवाने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। उसके भी प्रोविजंस एक्ट में बने हुए मतलब हम हैं। किसी का ट्रेडमार्क कैंसिल भी करवा सकते हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर हम एलिजिबल हैं, उसके क्राइटेरिया को फॉल करते हैं, उसके क्राइटेरिया में फॉल करते हैं और सारी कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो हम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को भी खारिज करवा सकते हैं। मैं अदर देन इन सब चीज़ से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जैसे किसी का बिजनेस है, उसने .com से एक वेबसाइट खरीद ली, ठीक है, और अपना बिजनेस उसे रन करना स्टार्ट कर दिया, और किसी ने उसी को .net से .co से खरीद के सेम बिजनेस, तो जो xyz.com आप यूज कर रहे हो, उसमें XYZ पार्ट को आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाइए, करवाएं। हाँ, आप उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाइए। फिर जो एक्सटेंशन पीछे आते हैं .net, .co, .in, .cn, आप उन सबको रोकने की कैटेगरी में होंगे। आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी कुछ दिन पहले तो आपके दर्शकों को याद भी होगा कि जियो और स्टार का किसी एक चीज के लिए मर्जर हुआ, किसी एक कंडीशन पे मर्जर हुआ, तो एक IITian स्टूडेंट ने एक वेबसाइट जियो स्टार या स्टार जियो करके उसने .com बुक कर लिया था, और उसने उसके ऊपर एक बड़ा सा नोट डाल दिया कि मेरे को फर्दर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो आप ये डोमेन आपको चाहिए तो आप मुझसे बाय कर लें। तो ICNN एक संस्था है जो शीर्ष संस्था है और जो डोमेन को कंट्रोल करती है, वो संस्था चाहती है, उस संस्था के समक्ष अगर अपन आवेदन करते हैं और अपना आवेदन की सारी शर्तों को वो पालना कर पाते हैं अगर हम उन चीजों की, तो ICNN जो है वो ट्रेडमार्क उनसे लेकर के हमें राइट दे सकता है। तो इसलिए बिना पैसे के लिए, तो इसलिए आप डोमेन के बारे में अपन सारे एक्सटेंशन तो रजिस्टर कर नहीं सकते, क्योंकि 2000 एक्सटेंशन होंगे। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप xyz.com में XYZ जो आपने यूज किया है, आप उसको इमीडिएट रजिस्टर करिए, तभी आप उसको दूसरे लोगों से बचा पाएंगे। आपको एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे SBI की वेबसाइट जो है वो online.sbi है, तो उसका एक्सटेंशन ही .sbi है। तो उन्होंने इन झगड़ों से निजात पाने के लिए अपना एक्सटेंशन ही अलग रजिस्टर करवा लिया, onlineSBI.sbi। तो इस तरीके से क्या है कि आपके पास में बहुत सारे रास्ते हैं कि आप अपने डोमेन को सिक्योर कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कोई भी सेलिब्रिटी है, उसका नाम ट्रेडमार्क हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सेलिब्रिटी का नाम, जैसे शाहरुख खान साहब का नाम रजिस्टर्ड है, अमिताभ बच्चन साहब का नाम रजिस्टर्ड है। अभी कल या परसों में आपने शायद पढ़ा होगा तो अश्नीर ग्रोवर साहब का नाम भी रजिस्टर हुआ है। तो जो सेलिब्रिटी है, अगर उनको अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू मालूम है और उनको लगता है कि उनके नाम का मिसयूज कहीं पे कुछ हो सकता है, तो वो अपने नाम को ट्रेडमार्क करा सकते हैं। पर हम अगर उनके नाम को ट्रेडमार्क कराना, नहीं, हम नहीं करा सकते। जीवित और मृत व्यक्तियों के नाम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेबल नहीं होते हैं। अगर इस तरीके का कोई होता है, जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट देखे होंगे जिसके अंदर किसी इंसान का फोटो भी साथ में है, तो हमको उसके साथ एक एफिडेविट जमा कराना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है कि हमारा ट्रेडमार्क जो है वो इस जीवित व्यक्ति के साथ में या मृत व्यक्ति के साथ में किस तरीके से एसोसिएटेड है और ये हमारी लीगेसी को किस तरीके से कंटिन्यू करने के लिए जरूरी है। तो वो बिल्कुल कराए जा सकते हैं नाम रजिस्टर। MDH का जैसे बाबा जी की फोटो कहीं पर अगर आती है तो वो रजिस्टर किया जा सकता है, वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। बिल्कुल होते हैं। Okay. अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि स्टेप बाय स्टेप ट्रेडमार्क कैसे कराना चाहिए, या आपकी कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें जिनको आप कॉपीराइट कराना चाहते हैं, या कुछ इन्वेंशन किया है आपने उसको पेटेंट कराना चाहते हैं, या कुछ डिजाइनिंग जो आप खुद डेवलप कर रहे हो और आपको अगर वो करानी हो, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब आप रजिस्टर करने जाते हैं तो आपको अपने कंसल्टेंट की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली वो आपसे बेहतर कानून की जानकारी रखते हैं, कानून की समझ रखते हैं। तो आपको मैं एक बेसिक फॉर्मेट बता देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ट्रेडमार्क या अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे रजिस्टर होती हैं। तो ट्रेडमार्क आवेदन के लिए जो गवर्नमेंट की वेबसाइट बनी है उसको आप लॉगिन करिए। वहां पर आपको अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, नाम अते पते भरने, आपको अपने लोगो या डिजाइन जो आपने बना रखा है उसको अपलोड करना होता है, अपनी क्लास को सेलेक्ट करना होता है और उसमें आपका ट्रेडमार्क आवेदन आप जमा करा सकते हो। ठीक ऐसा ही कॉपीराइट का फॉर्मेशन बना हुआ है, वहां पर एक छोटा सा फॉर्म है, उसको आप अपलोड करिए, भर के जमा कराइए, आपका कॉपीराइट आवेदन जमा हो जाएगा।
लेकिन पेटेंट के अंदर प्रक्रियाएं बड़े अलग तरीके की होती हैं। पेटेंट को ड्राफ्ट करना ही सबसे बड़ा आर्टिस्टिक काम है। अगर पेटेंट की ड्राफ्टिंग गलत हो गई तो आपका इन्वेंशन कितना ही मजबूत क्यों ना हो और वो वाकई में इन्वेंटिव स्टेप अगर उसमें है तो भी वो खारिज हो सकता है। इसलिए उसकी ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रॉपर पेटेंट एजेंट है उनकी मदद ली जाए, जो उस फील्ड के पेटेंट एजेंट हैं, जो उस कानून को समझते हैं या उस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उनकी मदद लेना जरूरी है। ठीक इसी तरीके से डिजाइन्स का भी प्रोसेस है। आपको डिजाइन में अपने प्रोडक्ट की कुछ फोटोग्राफ्स अपलोड करनी होती हैं और डिजाइन की एक सर्टेन एप्लीकेशन है, उसको भरकर आप जमा कराएं तो आप डिजाइन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बताऊंगा कि हमेशा अपने कंसल्टेंट की मदद लीजिए, क्योंकि बीच में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनकी पालना करना व्यक्ति विशेष के लिए संभव नहीं हो पाता है। जैसे अभी आपने बताया था कि कुछ वेल नोन ट्रेडमार्क्स होते हैं, कुछ बहुत फेमस नाम है जो ऑलरेडी बहुत फेमस, बिल्कुल वो भी होता है और साथ साथ में नेम्स है, सेलिब्रिटी नेम है। क्योंकि अगर कोई जैसे किसी भी सेलिब्रिटी का हम नाम ले लेते हैं, उसे रिजेंबलिंग दूसरे नाम भी होते ही हैं। मेरा खुद का नाम भी एक सेलिब्रिटी के नाम पे हो सकता है, पर मैं उसको पेटेंट इसलिए नहीं करा सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो करा सकते हैं उसको, सॉरी ट्रेडमार्क नहीं करा सकते। बिल्कुल ऐसा होता है। और दूसरा ये भी होता है कि जैसे हमने एक्स नेम चूज कर लिया, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भी कर दिया, लेकिन वो नाम किसी और दूसरे ट्रेडमार्क से रिजेंबल करता है। जैसे हमने पैराशूट नाम ले लिया, पैराशूट की जगह पे अपन ने पैराक्यूट नाम रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा, तो जब रजिस्ट्रार उस हमारे एप्लीकेशन को जब एग्जामिन करेगा तो वो पैराशूट नाम सामने उनके आ जाएगा और वो हमारे ट्रेडमार्क आवेदन को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इसलिए वैसे छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनकी पालना एक लीगल एक्सपर्ट ही कर सकता है। तो आपको एक कंसल्टेंट के पास ही जाना चाहिए। कंसल्टेंट्स के पास में आपको जाना चाहिए, अपने ट्रेडमार्क की प्रॉपर सर्च करवाइए और फिर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें। जी, मेरा एक क्वेश्चन है, उसके बारे में कभी आपसे मेरी बात भी हुई होगी, पर मैं भी ऑडियंस के लिए क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि एक पर्सन है जिसने एक घी डेवलप किया है जिसमें उसने एलोवेरा को मिक्स किया, ठीक है, तो वो उस चीज को पेटेंट कराना चाहता नहीं है। वो इसलिए नहीं हो सकता कि उसमें इन्वेंटिव स्टेप कुछ भी नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा बचपन में हम ऐसे पेन देखते थे जिसमें घड़ी लगी हुई थी। अच्छा। छोटी सी घड़ी लगी हुई आती थी, डिजिटल घड़ी आती थी, पेन के पीछे लगी है। अच्छा। तो पेन जो है वो ऑलरेडी इन्वेंटिव है, वो ऑलरेडी नोन है, उसमें इन्वेंटिव स्टेप कुछ भी नहीं हो सकता। घड़ी जो है वो भी इन्वेंटेड है पहले से ही, उसके अंदर इन्वेंटिव स्टेप नहीं हो सकता। तो आपने क्या किया, रीअरेंजमेंट ऑफ डिवाइस किया आपने। तो रीअरेंजमेंट जो है वो पेटेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो घी जो है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, आपने एक दूसरा सब्सटेंशियल मिक्सचर उसमें मिलाने की कोशिश की, उससे कुछ नई चीज बन नहीं सकती है, इसलिए उसमें इन्वेंटिव स्टेप नहीं होगा। ओके, तो वो पेटेंट नहीं हो सकता। वो पेटेंट नहीं होगा। जहां पे साइंटिफिक इनोवेशन होना चाहिए वही पेटेंट का सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आज जो चीजें जानी ट्रेडमार्क से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज करना चाहिए और अपने ट्रेड को सिक्योर करने के लिए, अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए क्या क्या प्रोसेस यूज करना चाहिए, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।